23 जून को पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक को कुछ लोग ऐतिहासिक करार दे रहे हैं और इसकी वजह यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी 15 दलों को एक साथ एक मंच पर लाने में कामयाब हो गए। लेकिन इस विपक्षी एकता की बनावट ऐसी है और इस विपक्ष में ऐसे ऐसे दल हैं कि अगर यह विपक्षी एकता कामयाब होती है तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, जिसे पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए 250 से भी कम ही सीटें मिल पाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जिस विपक्षी एकता की कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं उसमें सिर्फ 3 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस, सीपीएम और आम आदमी पार्टी। बाकी की जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, महबूबा मुफ्ती के पीडीपी, फारूक अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई-एमएल और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग राज्य स्तर की पार्टियां हैं। जो 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें सिर्फ कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका स्वरूप अखिल भारतीय है, यानी कि देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां कांग्रेस की मौजूदगी न हो। वहीं सीपीएम केरल और त्रिपुरा के अलावा बंगाल में मजबूत स्थिति में है। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली और पंजाब में सरकार में है, जबकि गुजरात और गोवा में उसकी मौजूदगी दमदार है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मौजूदगी उत्तराखंड और हिमाचल में भी है और राजस्थान में आम आदमी पार्टी पैर पसारने की कवायद कर रही है। वहीं जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं उनकी मौजूदगी अपने अपने राज्यों तक सीमित है। जैसे जेडीयू, आरजेडी बिहार तक महदूद हैं जहां उनकी सरकार है, टीएमसी बंगाल की सत्ता पर काबिज है और त्रिपुरा, गोवा में उसकी थोड़ी बहुत मौजूदगी है। डीएमके तमिलनाडु से बाहर कुछ भी नहीं है। एनसीपी का महाराष्ट्र के अलावा और किसी राज्य में बड़ा जनाधार नहीं है। उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र तक ही सीमित हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में ही है। महबूबा की पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर से बाहर है नहीं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ केरल और थोड़ी बहुत तमिलनाडु में है। लेकिन इन सबकी मंशा है कि विपक्षी एकता हो, तो ये होगी कैसे? ये तभी होगी जब कांग्रेस इन सबके लिए राज्यवार सीटें छोड़ती जाए, क्योंकि बीजेपी के अलावा सिर्फ कांग्रेस ही तो है जिसकी मौजूदगी हर राज्य में है। और विपक्षी एकता की कोशिश में जुटी राज्य स्तर की पार्टियां चाहती भी यही हैं। ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस बंगाल की 42 सीटें छोड़ दे। जेडीयू, आरजेडी चाहती है या चाहती होगी कि कांग्रेस बिहार की 40 सीटें छोड़ दे या फिर 1-2 सीटें ले ले और 38 सीटें छोड़ दे। डीएमके नेता स्टालिन भी यही चाहेंगे कि कांग्रेस तमिलनाडु की 39 सीटों में से कम 35 सीटें तो छोड़ ही दे। शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का महाराष्ट्र में कांग्रेस से गठबंधन है और गठबंधन में कांग्रेस जब हर जगह बैकफुट पर जा रही है तो पवार और ठाकरे उसे महाराष्ट्र में भी बैकफुट पर ही भेजने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और एनसीपी शिवसेना कम से कम 40 सीटें तो कांग्रेस को छोड़ने के लिए कहेंगे ही, तभी उनकी बात बन पाएगी। झामुमो नेता हेमंत सोरेन को भी कोशिश यही होगी कि वो कांग्रेस से झारखंड की कुल 14 में से 10 से 12 सीटें छोड़ने के लिए कह दें। अखिलेश यादव यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं। 80 लोकसभा सीटों में से वो कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें दे सकते हैं। बाकी विपक्षी एकता के लिए बार्गेन करने पर वो उतरेंगे तो वो भी 70 से कम पर तो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें इन 70 में से जयंत चौधरी को भी कुछ सीटें देनी होंगी। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 यानी कि कुल 6 सीटें तो चाहेंगे ही चाहेंगे। वो शायद ही कांग्रेस को लड़ने के लिए एक भी सीट देने पर राजी हो। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल यानी कि लेफ्ट फ्रंट तो कम से कम यही चाहेगा कि कांग्रेस उसे कम से कम केरल की 20 में से 10 और त्रिपुरा के कुल 2 सीटें छोड़ दे। अब अगर कांग्रेस विपक्षी एकता चाहती है तो उसे इन क्षेत्रीय दलों की बात माननी पड़ेगी और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को लोकसभा की कुल 543 सीटों में से लड़ने के लिए 300 से भी कम सीटें मिलेंगी और यहां तक भी कांग्रेस के लिए सम्मानजनक स्थिति हो सकती है। लेकिन इस विपक्षी एकता के एक और बड़े चेहरे हैं जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है। वो अगर इस विपक्षी एकता में जुड़ते हैं तो उन्हें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें और पंजाब की 13 लोकसभा सीटें चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा केजरीवाल को गुजरात की 26 में से 3-4 सीटें चाहिए ही होंगी। गोवा की 2 लोकसभा में से 1 सीट केजरीवाल लड़ना ही चाहेंगे। राजस्थान की 25 सीटों में से 2-3 पर केजरीवाल दावा ठोकेंगे ही। उत्तराखंड की 5 में से 1 सीट चाहिए ही होगी केजरीवाल को। और ऐसे में 2024 के चुनाव में कांग्रेस देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से आधी सीटें भी लड़ने के लिए नहीं मिल पाएंगी और उसका आंकड़ा 250 से भी कम पर सिमट जाएगा। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हाँ, ये बात और है कि उसे जीत महज 52 सीटों पर मिली थी। इसी तरह से 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस ने अकेले 464 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
लेकिन 2004 में जब कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त कांग्रेस ने 417 सीटों पर चुनाव लड़कर 145 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2009 में जब दूसरी बार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस वक्त कांग्रेस ने देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से अकेले 440 पर चुनाव लड़ा और 206 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन अब जब कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है, तो क्षेत्रीय पार्टियां भी मौके का फायदा उठाना चाहती हैं और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में उसे लड़ने के लिए 250 सीटें भी नहीं मिलेंगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है कि कांग्रेस 2024 में थोड़ी मजबूत दिखने लगे, लेकिन उसके बाद वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि उसे शायद ही फिर कभी उठने का मौका मिले। बाकी तो राजनीति है, तो इस पर नजर बनाए रखिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।